अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के अहवाल के साथ के मुज़ाकरात तो कहीं तहरीक इंसाफ पीछे छोड़ आई है, लेकिन उसके बावजूद स्पीकर सरदार अयाज सादिक कौमी असम्बली हैं जिन्होंने मुज़ाकराती कमेटियाँ बरकरार रखने का फैसला किया है। और इसके साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने किया है जी यौम स्याह मनाने का ऐलान, जो कि 8 फरवरी को होगा। और हुकूमत भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। मोहसिन नकवी इस हवाले से फरमा रहे हैं कि जी बिल्कुल हरगिज़ जो है 8 फरवरी को यौम स्याह यानी कि मीनार पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ कर दे। जी पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे तो फिर खामोशी थी, क्योंकि पिछली दफा की स्टेटमेंट्स मोहसिन नकवी साहब के सामने डंडे बरसाएंगे, ये करेंगे, इस दफा कुछ नहीं कहा, खामोश। एक तो इस पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मामला नहीं है, तो इस पर मीनार पाकिस्तान पे जलसे का मामला है जी। एक जलसा सवाबी करना है, वो केपी की उनकी हुकूमत है, उसकी इजाजत तो कोई इशू ही नहीं है। गंडापुर ने इजाजत देनी है, जुनेद अकबर ने जलसा करना है, आपस में ही उनका मामला है। पीटीआई ने जलसा करना है, पीटीआई की हुकूमत है। सवाबी के जलसे का तो कोई इशू नहीं है। इशू तो है मीनार पाकिस्तान लाहौर जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं। वो कह रहे हैं हम किसी से बात नहीं करेंगे। पिछली क़यादत थी, जुनेद अकबर साहब कह रहे हैं पिछली क़यादत थी जो इदारों से राब्ते में थी, अब कोई जरूरत ही नहीं है। अब सूरत हाल ये कि मीनार पाकिस्तान की, चूंकि मैं बात कर रहा था जुनेद अकबर साहब को, फिर बात कर लेंगे किसी दिन। मीनार पाकिस्तान 8 फरवरी को जलसे के लिए, 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का लाहौर में मैच है कदाफी स्टेडियम में, ट्राई नेशनल सीरीज के हवाले से, अफ्रीकी सीरीज के हवाले से। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, तो यकीनन जब क्रिकेट में कोई फॉरेन टीम आई हो तो फिर लाहौर में सिक्योरिटी का एक और लेवल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही टीमें नहीं आती सिक्योरिटी की वजह से। और श्रीलंका वाला मामला हुआ, क्रिकेट 4 साल बंद रही, अब टीमों ने आना शुरू किया है। तो हमने देखा है कि जब कोई टीम लाहौर में मैच के लिए आती है तो लाहौर की सिक्योरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। कुछ सड़कें बंद हो जाती हैं, कुछ पे सिर्फ ट्रैवल करने की इजाज़त होती है, कुछ पे नहीं होती है। फिर टीम की मूवमेंट का भी टाइम होता है और शाम को मैच भी हो रहा होता है। तो इसलिए एक तो हुकूमत के पास वजह है कि उस दिन लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, लिहाजा हम लाहौर में मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। मोहसिन नकवी साहब उस हवाले से बात कर रहे थे कि जी रिक्वेस्ट करेंगे कि जी इस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, आप जलसा ना करें। नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती रोकेंगे। ये नहीं कहा, खामोश थे। नहीं, यही कहा है। देखिए, आप खामोशी की भी एक जुबान है। उन्होंने कहा फिर वही जो पहले होता है। फिर इसका मतलब है कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जाएंगे, कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे, को ताला लगाया जाएगा। कहाँ लाहौर में तो कंटेनर्स लग सकते हैं, ये भी तो सोचें। नहीं, मैच है, पूरा लाहौर बंद हो जाएगा। नहीं, वो तो पहले ही बंद होगा, क्योंकि मैच की वजह से सिक्योरिटी भी, वो तो कज़ाफी के इर्द गिर्द वाली जगह नहीं, काफी लाहौर बंद होगा ना, पीसी से ऑलमोस्ट होता है, काफी जगह बंद होगा। तो बाकी इस नाम पे बंद कर लिया जाएगा। लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, लाहौर के अंदर भी बंद कर दिया जाएगा, और ना किसी को आने की इजाजत होगी ना जाने की इजाजत होगी। और केपी से लोगों ने आना नहीं, क्योंकि उनका तो अपना सवाबी में जलसा है। तो टेक्निकली तो पंजाब से लोग आ सकते हैं लाहौर, तो पंजाब से आने से रोक लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है वो नहीं करने दिया जाएगा। आज उसका हुकूमत की तरफ से वाज़ेह ऐलान भी आ गया, और वजह है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच। हुकूमत को देखें, हुकूमत भी एक कवर मिल गया ना, जैसे वो एक दफ़ा वो SCO कॉन्फ्रेंस का कवर मिल गया था। उन्होंने कहा जी SCO कॉन्फ्रेंस है, आप एहतजाज ना करें। फिर जब डी चौक की तरफ आए तो उन्होंने कहा बेलारूस का सदर आए हुए हैं, आप देखें बैरून मुल्क से लोग आए हुए हैं, मेहमान आप ना करें। अब वो कहेंगे देखें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, आप ना करें। तो एक हुकूमत को पास एक जवाब तो मौजूद है ना कि जी पाकिस्तान। पंजाब हुकूमत बड़ी खामोश है, कोई बयान सामने नहीं, कोई खामोश नहीं है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, निकलने नहीं देंगे। जो है ना, वो आपको लगता है किसकी जुबान बोलते हैं? एस्टैब्लिशमेंट। तो बात समझ आ गई, हाथी के पाँव में सबका पाँव। पंजाब हुकूमत की तो एक अपनी है ना, फिर क्या जरूरत है? उन्होंने कौन जब अप्लाई करेंगे वो इजाजत नहीं देंगे, बयान देने की क्या जरूरत है?
अच्छा, एक और सवाल हुआ है, उसका शॉर्ट शायद अभी हमारे पास आज नहीं है। उनसे ये भी सवाल हुआ है कि वो अगर ट्रम्प की कॉल आ गई तो क्या करें? तो उन्होंने कहा ठेंगा। उसके जवाब ये में तो आपको भी पता है, ये तो मुझे भी पता। ठीक है ना, हम तो इस कंडीशन में है ही नहीं कि ठेंगा दिखा सके। नहीं, पर मेरा ख्याल है कॉल भी तो नहीं आनी ना, दूर के ढोल भी इंतजार हो रहा है। सुहाने। अच्छा, बड़ी खबर ये है कि 26वीं आईनी तरमीम पर लाहौर बार ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया। 10 फरवरी को जी। अब ये वकला का जो 10 फरवरी का इस्लामाबाद की तरफ मार्च है, 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का भी इजलास है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी लगने हैं। आज पेशावर के जजेस 10 लग गए हैं, 6 को लाहौर के जजेस लगने हैं। तो ये मार्च क्या है, इस पर लाहौर बार से जरूर बात करनी चाहिए। अगर लाहौर हमारे साथ गेस्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सदर लाहौर हाई कोर्ट बार है असद मंजूर साहब। असद साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। असद साहब, आज वकला कन्वेंशन में वकला ने सीधी सीधी धमकी लगा दी है कि 10 तारीख को जो है वो मार्च किया जाएगा, और अगर 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं आता तब तक जो है नई तैनातियां भी हरगिज ना की जाएं। आपको लगता है मुतालिबात आप लोगों के पूरे हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये धमकी नहीं है, ये अटल फैसला है। क्योंकि हुकूमत तक होश के नाखून नहीं ले रही है, अवाम के साथ और दस्तूर पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अब इसका बाजू से रोकने का वक्त। असद साहब, प्लान क्या है? आप हमारी बात को सुना जाए, हमारे केसेस को सुना जाए, हुकूमत के जू भी नहीं दिख रही। असद साहब, आप 10 तारीख को लाहौर से निकलेंगे, 10 तारीख को ही जुडिशल कमीशन का इजलास है। आपको इस्लामाबाद पहुंचने में 1 या 2 दिन लग जाएंगे, तब तक तैनातियां हो जाएंगी। आप लेट हैं, आपका प्लान लेट है मेरे ख्याल में। आपको 8 फरवरी को जाना चाहिए। लाहौर से निकलने का ऐलान नहीं किया। 10 तारीख को जुडिशल कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान किया। उसके लिए चाहे 7 तारीख को निकले, 8 को निकले, 9 को निकले, हमारा शेड्यूल है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर एहतजाज करेंगे? जी बिल्कुल। और कितने वकील आप लेकर वहां पहुंचेंगे? देखें जी, वकीलों की तादाद अनगिनत होगी, आपको खुद समझ आ जाएगी कि लोग इनसे कितना तंग है। पूरी शरह दस्तूर वकीलों से भर जाएगी इंशाल्लाह। और अगर उसके बावजूद भी जज लग गए तो आप, कई धरने होते हैं, 129 दिन आपके लीडर ने धरना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा नवाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया था, कौन सा यहाँ कुछ हो जाना है? मुजम्मल भाई, जो जमहूरी मुल्क है वहाँ एहतजाज को एक सेंसिटिव और सीरियस नोशन समझा जाता है, और जो गधे होते हैं और जो बैल होते हैं उनको डंडे मारने पड़ते हैं, और इनको भी श्रीलंका और बांग्लादेश याद आ जाएगा। फिर तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मजलूम को पता नजर ही नहीं आता। 150 कार्रवाई में जो अंदर होते हैं ना, 107, 151 में आम लोगों को थानेदार बंद करता है, तो जजेस लगते हैं अरेस्ट हुए हुए हैं। इनकी रिहाई हम करवाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, आपको लगता है कि ये आपको इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस चाहिए, या उमर अताब बंदयाल जैसे चीफ जस्टिस चाहिए? इनमें से कोई भी मिसाल हमारे ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है। हम आइन और दस्तूर का जो अमल करने वाला चीफ जस्टिस है चाहिए। मतलब आपको इफ्तिखार चौधरी चाहिए, साकिब निसार जैसा चाहिए, उमर अताब बंदयाल चाहिए, गुलजार चाहिए? कौन सा आपके ख्याल में ठीक चीफ जस्टिस था जिसके मुताबिक या अफरीदी साहब काम नहीं कर रहे? जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो आइन की बालादस्ती के लिए स्टैंड लेगा, हम उसके साथ हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। जो 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानता, समझे वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता आप आइन के एक हिस्से को ना माने, एक को माने। सर देखें, 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल गलत हुई है। ये उस वक्त की गई है जब पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं थी, जब केपीके का कोई सेनेट का मेंबर उसमें हिस्सा नहीं ले सका, जब पार्लियामेंट नामुकम्मल थी, उस वक्त हुई है। वक्त बताएगा कि ये 26वीं आईनी तरमीम करने वालों का जो है ना, वो आर्टिकल 6 का ट्रायल होगा। असद मंजूर भट्ट साहब, उन्होंने फुल हाउस का 2/3 पूरा किया। अगर वो केपी के तमाम, एक मिनट, अगर केपी के तमाम सेनेटर्स जिन्होंने जो भी खिलाफ वोट डाल देते, तब भी 2/3 पूरी थी। 2/3 तो उन्होंने फुल हाउस का पूरा किया है ना। आप मेरी बात समझ, हाँ, मतलब आप गिन लें कि वो सारे सेनेटर खिलाफ वोट डालते, फिर भी उन्होंने 2/3 पूरा किया हुआ है। जिन सेनेटर्स को घरों से उठवा के बीमारी की हालत में व्हील चेयरों में लाया गया, वो आपका क्या ख्याल है, साथ थे? क्या बात कर रहे हैं आप? ये शैम जो है वो असेंबली है, शैम जो है वो सेनेट है।
इन्होंने फिर आप कौमी असेंबली पर भी कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वो शैम है, वो भी नहीं ठीक है। कब्जा की जरूरत नहीं है। हाँ, इनका इलाज करेंगे कैसे? अच्छा असद मंजूर साहब, आप एहतजाज करेंगे? इसको मुल्क से बाहर भेज दिया गया था। किसको? जो काम सही नहीं कर रहा था वहां। कौन काम सही नहीं कर रहा था? आपके सामने है हिस्ट्री। यही काजी फायजी साहब अपनी मुद्दत पूरी करके गए हैं। वैसे तो आसिफ सईद कोचा भी बाहर है। हुआ है इन लंदन में। नहीं, वो तो बदतमीजी है ना। वो तो बदतमीजी है ना। आप बदतमीजी के कल्चर को फरोग देना चाहते हैं। अगर कोई चार लोग सड़क पे खड़े होकर बदतमीजी करें तो उसको तो अवामी राय नहीं कहा जा सकता, वो कहा जाता है चार बदतमीज लोग हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इतने इनको चार बदतमीज लगते हैं ना, तो ये पाकिस्तान में रह के दिखाएं। पाकिस्तान में 24 करोड़ अवाम का जुल्म करके गए हैं, यहाँ से रहने के काबिल नहीं है इस मुल्क के अंदर। इन्होंने तो वो तो आसिफ सईद कोचा साहब भी बाहर हैं, साकिब निसार साहब भी जाते हैं। सारे चीफ जस्टिस वापस बुलाने पड़ेंगे कि एक को नहीं बुलाना पड़ेगा, सबको वापस बुलाना पड़ेगा। ये तो अपने घर की डबल रोटी खरीद नहीं सकते किसी बेकरी से जाके। अच्छा असद साहब, आप इतने यकीन से कह सकते हैं कि वकला की मेजॉरिटी आपके साथ है? आप देखिए पूरे पंजाब का रिजल्ट। पिछले साल जब मैं सदर हुआ था, मैं अकेला सदर था। आज लाहौर बार का सदर और पूरी कैबिनेट हमारे साथ बैठी थी। पूरे पंजाब के लोग हमारे साथ हो गए। ये जितनी मुनाफकत की और जितनी पर्सनल बेनिफिट की और सीवीज की सियासत थी, वो जीरो हो गई है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम कहीं से रिवर्स सुप्रीम नहीं कोर्ट हो बार सकती। में तो वो जीते हुए हैं ना। सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर एग्जीक्यूटिव मौजूद थे, पर सदर तो नहीं है आपके। अक्सरियत तो दूसरे ग्रुप के पास है। बात सुनिए, बंदा खड़ा करने से सदर नहीं बनता, बंदा कंडक्ट और कैरेक्टर से सदर बनता है। नहीं, वोटों से सदर बनता है। बड़ी बात कर दिया वोटों से सदर बनता है असद मंजूर साहब, वोटों से सदर। मतलब आप तो के अंदर जाली तरीके से सदर नहीं बनते लोग। अच्छा, पंजाब अब आपका हुआ है, अच्छा आप में है। अच्छा, पंजाब बार काउंसिल में इलेक्शन नहीं होने दिया गया, इसलिए कि वो सारे हार रहे थे वहां। तो हुआ ही नहीं। अच्छा, और इन्होंने वहां पंजाब बार काउंसिल में वाइस चेयरमैन जाली लगा दी है। 10 तारीख को नहीं, अब जरा 10 तारीख को आप कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए, जलसा किया, वापस आ जाएंगे कि बैठ जाएंगे वहां? मुजम्मल भाई बात सीधी है। सेंसिबल लोग तो इतनी बात पे ही अपनी गलती को दुरुस्त कर लेते हैं। जब अगर वो हमारे वहां जाने से, हमारे ऐलान से इनको दुरुस्त हो जाना चाहिए, नहीं होंगे फिर हमारे जाने से भी दुरुस्त नहीं होंगे, फिर और तरीके से दुरुस्त हम कर देंगे इंशाल्लाह। नहीं, वहां बैठना है, धरना देना है या जलसा करके वापस आ जाना है? वैसे मेरा प्राइवेट व्यू तो ये होता है कि धरने शरने तो कमजोर लोग देते हैं। धरने कमजोर लोग देते हैं, तो फिर आपका ख्याल है धरना तो नहीं दे रहे ना आप, क्योंकि दूसरी और रेड जोन में जाने की इजाजत नहीं है। अगर रेड जोन में जाने से रोका गया, रेड जोन में जाने की इजाजत तो नहीं है ना? देखिए मुजम्मल भाई, बहुत सारी इजाजतें लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम सांस भी लेते हैं अपनी मर्जी से। सदर पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर पूछ के नहीं लेते, और रोटी भी हम अपनी मर्जी से खाते हैं। कोई बंदे का कोई किसी को कंट्रोल नहीं हासिल कर सकता, लिमिटेड कंट्रोल होता है ना। आइन और कानून को नहीं मानते आप? हम आइन और कानून को मानते हैं, जाली कानून और जाली आइन को नहीं मानते। नहीं, लॉ ऑफ द लैंड को नहीं मानते। लॉ ऑफ द लैंड तो हमारे साथ है, लेकिन हुकूमत कह रही है हम जो कर रहे हैं आइन की खातिर कर रहे हैं। इस वक्त जो लॉ ऑफ द लैंड है कि रेड जोन में जलसा नहीं हो सकता, एहतजाज नहीं हो सकता, आप उसको मानते हैं या नहीं मानते? क्या बात सुने, जो हो सकता है वो तो हम करेंगे ना जी। क्या हो सकता है, मैं वही जानना चाहता हूँ। 10 तारीख का प्लान क्या है? नहीं, हमने एक बड़ी बात कर दिया कि 10 फरवरी को इंशाल्लाह हम वहां होंगे इंशाल्लाह। और अगर ना जाने दिया गया? हाँ, उसका फिर हम उस वक्त उनको बताएंगे कि कैसे जाने नहीं देंगे। तो आपकी कॉल है कि सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लाहौर से तो कोई कॉन्वॉय नहीं शुरू होगा ना, लोगों ने वहां पहुंचना है डायरेक्ट। की कॉल है, सिर्फ लाहौर की कॉल नहीं है। नहीं, जाना कोई लाहौर से कॉन्वॉय तो नहीं जाएगा, कॉन्वॉय सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। सर कॉन्वॉय जाएंगे कैसे? गाड़ी जाएंगे, अल्लाह ऐलान जाएंगे। तो आप लाहौर से कितने बजे निकलेंगे सुबह 10 तारीख को? आप लाहौर को 10 तारीख को लाहौर से कितने बजे निकलेंगे? देखें जी, 10 को क्यों निकलेंगे, हम अपनी प्लानिंग के मुताबिक निकलेंगे। 10 को तो वहां होना है हमें। और ये मैं आपको बताऊं मुजफ्फर भाई, मैं सदर लाहौर हाईकोर्ट जब लिखते हैं ना, तो लाहौर नहीं है, इसका मतलब पंजाब है।
50,000 वकला हैं जो इस पंजाब के अंदर जिन्होंने हमें वोट दे के और हमें मैंडेट दिया हुआ है। बड़ी बात कर दिया सर साहब आपने। नहीं, पर बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप, लेकिन लेट्स सी रिवर्स होता है कि नहीं फैसला। 50,000 लोगों के मैंडेट पर आप पूरे पाकिस्तान के निजाम को तो सबोताज नहीं कर सकते ना। वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो नहीं है ना। 50,000 पे तो एक एमपीए नहीं बनता। 50,000 पे तो एक एमपीए नहीं बनता। नहीं रहा, मतलब 50,000 पे तो एक एमपीए नहीं बनता। एक क्वालिटी का लॉयर एक भी जो है वो पूरे पाकिस्तान की बना सकता है, तो 50,000 हो तो क्या दुनिया नहीं पता कर सकते? आइन कहता है एक आदमी एक वोट, सब बराबर हैं कानून की नजर में। 50,000 तो फिर कोई मैंडेट नहीं है आपके पास। हम मैंडेट अपना लेके जाएंगे, हम ये जाली मैंडेट 47 फॉर्म वालों का मैंडेट नहीं यूज कर रहे। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी 47 पे हैं। ये तो 47 से भी कोई अगले वाला कुछ सीन है उसके हैं। ठीक है हसन बहुत शुक्रिया हसन मंजूर साहब, गुड लक। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में गुड लक फॉर योर मार्च। बाहर मुलाकात होगी। मुझे लगता है जजेस तैनात हो जाएंगे, आपका भी ट्रिप हो जाएगा और जजेस भी लग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। अंडर एस्टिमेट हसन साहब आपको, मुजम्मिल साहब उनको लगना चाहिए हैं, जज नहीं लगेंगे। क्योंकि आज देखे ना जी, पेशावर हाई कोर्ट के तो लग गए हैं, 6 को लाहौर हाई कोर्ट के लग जाएंगे। आप जरा रुके एक दफा, हैं आपने 9 बनाने थे, 10वां अपने शौक से बनाया है। ये तमाशा है, मुल्क के साथ जुल्म है। अवाम के पैसों पे ये अपने नाना जी की फातिहा पढ़ रहे हैं। नहीं एक जज क्रॉस कितने करते पता आपको? 9 की रिकमेंडेशन की 10वां कैसे वहां से कर सकते हैं जिसकी कोई वर्किंग नहीं हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से, जो कि एडिशनल जजेस के लिए था और ये पेशावर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की मंजूरी के लिए था, जिसके लिए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी चीफ जस्टिस समेत जजेस की तादाद 20 से 30 तक करने की मंजूरी दे दी है। पहले तादाद पेशावर हाई कोर्ट में 13 थी और अब 10 का मजीद इजाफा कर दिया गया है। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब इस टाइम स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी इमरान नसीम साहब ने। इमरान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। इमरान वसीम, ये आज जो 10 जजेस नॉमिनेट हुए हैं, इनमें से किन की लिस्टें मानी गई हैं और किन की लिस्टें नहीं मानी गई हैं? लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि जो पीटीआई के कुछ लोग ये गिला कर रहे हैं कि उनके जो वकला थे हामी वो नहीं हो सके हैं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ पेशावर हाई कोर्ट के लिए, 9 नामों का एजेंडा था। मजमूई तौर पे तो 40 नाम जो है वो प्रपोज किए गए थे और 9 एडिशनल जज जो है वो आज के जुडिशल कमीशन के इजलास पे लगना थे। जो आपका सवाल है कि किस किस के जज जो है वो प्रूव हुए हैं, गालिबन मेरे ख्याल में पिछले महीने जो इजलास हुआ था उसमें ये बात तय कर ली गई थी कि जिस तरीके से नाम प्रपोज हो रहे हैं कि वजीर कानून ने फलां नाम प्रपोज कर दिया, चीफ जस्टिस ने फलां नाम प्रपोज कर दिया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फलां का नाम प्रपोज कर दिया, अब वो तरीकाकार खत्म कर दिया गया है। अब जितने भी नाम आते हैं वो चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से आते हैं और उनमें ये बात मेंशन नहीं की जाती, वाजे नहीं किया जाता कि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नाम भिजवाए हैं वो किस किस की तरफ से प्रपोज किए गए हैं। ये बात जो है, अब वो जो एक ट्रेंड चला था वो ट्रेंड जो है वो खत्म कर दिया गया है। 40 नाम थे, 40 नामों में आज 9 नाम जो है वो प्रूव होने थे, लेकिन जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से प्रपोजल दिया गया कि आज 9 नहीं, आप 10 जज जो है वो लगाएं। इस प्रपोजल पर जुडिशल कमीशन के 3 अरकान की जानिब से जो है वो एतराज उठाया गया था, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब के हवाले से जरा ये बताते हैं कि जस्टिस मंसूर शाह का ये कहना था कि चूंकि एजेंडा 9 जजेस का है, इससे पहले जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जज लगाने के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, उसमें भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि 3 के बजाय ज्यादा लगा लें, लेकिन उस बात को रद्द कर दिया गया था, उस बात को नहीं माना गया था। तो पहले अगर हम इनकार करते हैं तो अब हमें 9 जज ही इस जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है नामों की मंजूरी देनी चाहिए, 10 जज नहीं करने चाहिए। लेकिन से फैसला हुआ क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रपोजल था और एजेंडे में एक नुक्ता ये भी था
कि चेयर की इजाजत के साथ भी कोई नुक्ता एजेंडे में शामिल किया जा सकता है, तो फिर 9 की बजाय आज 10 नामों की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। कोर्ट में मौजूद थे। ये 10 जज लगने के बाद जो मजमूई तौर पे पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद है वो 23 हो जाएगी। 7 वैकेंसियां अभी भी पेशावर हाई कोर्ट में वेकेंट रहेंगी। अगर आज के जुडिशियल कमीशन के इजलास की सोहरवर्दी साहब अगर अंदरूनी कहानी की अगर हम बात करें तो जरा ये बताते हैं कि एक अब जो हमें जराए से पता चला है कि उसमें एक नाम जस्टिस मंसूर शाह साहब का भी अप्रूव हुआ है। अच्छा, मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर शाह साहब ने शिकवा किया था कि हम जिसका नाम प्रपोज करते हैं या मैं जिसका नाम प्रपोज करता हूं उसको तो उसका एक ही वोट निकलता है जुडिशियल कमीशन के इजलास में। तो आज मंसूर शाह साहब के चैम्बर से ताल्लुक रखने वाले एक वकील का नाम जो है वो अप्रूव हुआ है। इसके अलावा जो एक खातून जज जो जिनका नाम फरा नाम है उनका जिन्हें एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी गई है, उस पर एक छोटा सा एतराज आया था कि, और वो एतराज ये था कि इनकी ड्यूअल नेशनैलिटी है, ये कनाडा की शहरियत रखती हैं। लेकिन जब ये एजेंडा शुरू हुआ, जब खातून जज के नाम पर गौर व शुरू किया गया तो चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने एक लेटर निकाल के दिखाया जिसमें यह बताया गया कि खातून जज ने अपनी कनाडा की जो ड्यूअल नेशनैलिटी है उसको तर्क कर दिया है। तो फिर उनका नाम जो है वो अप्रूव कर लिया गया, और अगर वो अपनी शहरियत से अगर दस्तबरदार ना होती तो एक और खातून जज का नाम भी था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का सोफिया खटक साहबा का, तो फिर हो सकता है कि मामला उनके नाम के ऊपर चला जाता। लेकिन चूंकि उन्होंने सर्टिफिकेट पेश कर दिया, अपना लेटर भिजवा दिया था कि उन्होंने ड्यूअल नेशनैलिटी जो है वो कर दी है, तो फिर उनको जो है एडिशनल जज आज मंजूरी दी गई है। 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को जो है पेशावर हाई कोर्ट का एडिशनल जज लगाया गया। जो एक थी ज़्यादा बात के मतलब जो नए जजेस ना लगाए जाएं, मंसूर अली शाह साहब भी फुल कोर्ट बनाने की बात करते हैं और कोर्ट पैकिंग की बात की जाती है, लेकिन अगर आज पेशावर हाई कोर्ट के 10 जज लगा दिए गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाने की राह तो मजीद हमवार हो गई आज। देखिए सोहरवर्दी साहब, 26वीं आईनी तरमीम जो है इस वक्त फील्ड में मौजूद है और 26वीं आईनी तरमीम के तनासुर में ही ये जुडिशियल कमीशन बना है। जुडिशियल कमीशन के अरकान की नॉमिनेशन हुई है, जिसमें अब हुकूमत के 2 अरकान शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 2 अरकान असम्बली शामिल हैं। अगर इस बात को मान लिया जाए कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता जुडिशियल कमीशन के जरिए नए जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये लॉजिक तो बाकी जो मामलात हैं उन पर भी इसका इतलाक होगा, उस पर भी इनको लागू करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखें कि जो कौमी असम्बली में मुख्तलिफ अरकान असम्बली बैठे हैं, उनके मामलात तो कुछ ऐसे हैं जिनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, जिनकी कामयाबी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया है। तो फिर ये लॉजिक भी आनी चाहिए कि जब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वहां से फैसला नहीं हो जाता, उन अरकाने जो असम्बली है उनको किसी किस्म की लेजिस्लेशन में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसमें अपना जो वोटिंग राइट है उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो अगर इस लॉजिक को लेके चलेंगे तो मामला कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो इस लॉजिक को जो है वो पहले भी किसी जगह पे एजिटेट किया गया था, नहीं माना गया था। जब तक 26वीं आईनी तरमीम मौजूद है, जुडिशियल कमीशन अपना काम जारी रखेगा, और जब 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होगा तब देखा जाएगा कि इन तकर्रियों का क्या करना है। अच्छा, जो एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़रा बात कर लें कि वहाँ अब पहले सरफराज डोगर साहब का नाम आ रहा था लाहौर हाई कोर्ट से, अब ये बात आ रही है कि 3 हाई कोर्ट से 3 जज वहाँ पर लाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ 2 असामियाँ खाली हैं और अगर चीफ जस्टिस एलिवेट हो जाते हैं तो फिर 3 असामियाँ खाली हो जाएंगी। तो 3 हाई कोर्ट से 3 जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं। आपको ऐसी क्या खबर है? देखें सोहरवर्दी साहब, यकमुश्त 3 तो नहीं आ पाएंगे ना। जब आमिर फारूक साहब चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल कमीशन के 10 फरवरी के इजलास के बाद, फिर तो आप एक साथ 3 जजेस को वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसमें जो नाम आ रहा है, अभी तक तो लाहौर हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब का ही नाम आ रहा है। हाँ, उससे पहले जुडिशियल कमीशन के 10 फरवरी के इजलास से पहले जब सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों का फैसला होना है, 2 जज जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसमें नाम आ रहा है जिससे सरफराज डोगर साहब का, और उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं उनकी जानिब से एतराज किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से जो है आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब करें, और जो बाहर से ट्रांसफर करके किसी जज को लाना है उनसे मुतल्लिक हाई कोर्ट के 5 जजेस का ये कहना है कि एक तो ये नई अपॉइंटमेंट होगी और ट्रांसफर करके लाए गए जज को यहाँ पर आकर नए सिरे से अपना हल उठाना होगा।
लेकिन बात यह है कि जज साहबान अपना एतराजात तो उठा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खत में, लेकिन सवाल यहाँ पे ये जरूर पैदा होता है कि जब आइन के आर्टिकल 200 में ये बड़ा वाज़े तौर पे लिखा गया है कि ये ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर के ऊपर तो दोबारा जो है वो ओवरटेकिंग नहीं हो सकती, हलफ नहीं उठाना पड़ेगा जज को। हाँ, अगर नई अपॉइंटमेंट होती है उस सूरत में जज को हाई कोर्ट में आने के बाद हलफ उठाना होता है, लेकिन अगर ट्रांसफर है तो फिर तो उनकी सीनियरिटी भी जो है वो जिस भी हाई कोर्ट से आएंगे उस हाई कोर्ट से उनकी जो सीनियरिटी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करेगी। नहीं, इकबाल हमीदुर रहमान साहब जब आए थे तो उन्होंने हलफ उठाया था या हलफ नहीं उठाया था? नहीं, 3 जज आए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, सिर्फ इकबाल हमीदुर रहमान साहब नहीं आए, बल्कि उसके साथ साथ जो अपने जस्टिस असलम साहब थे, मलिक असलम साहब, वो भी आए थे, और जस्टिस बिलाल साहब थे, वो भी आए थे। लेकिन यहाँ पे एक जो फर्क है, जब आप चीफ जस्टिस बनते हैं ना तब आपको हल्फ उठाना पड़ता है, लेकिन अगर आप जज के तौर पर ट्रांसफर करते हैं तो फिर आपको हल्फ उठाने की जरूरत नहीं है। आप देखें ना कि जब चीफ तो अब होगा नहीं, ये एक दिलचस्प बात है इमरान के, देखिए ना, सरफराज डोगर साहब को लाया तो इसीलिए जा रहा है कि उन्हें चीफ जस्टिस बनाना है, तो वो पहले जज के तौर पे आएंगे या सीधा चीफ जस्टिस के तौर पे आएंगे? यानी पहले वो जज के तौर पे आएंगे, और वो अगर उनको ला के चीफ जस्टिस बनाना है तो आमिर फारूक साहब की एलिवेशन से पहले उनको लाना पड़ेगा, 10 फरवरी से पहले उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाना पड़ेगा। और जब आमिर फारूक साहब अगर जुडिशल कमीशन के नाम में के इजलास में उनका नाम अप्रूव हो जाता है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। तो फिर जो 3 नाम वहां पे सीनियरिटी के एतबार से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे, उनमें से एक नाम का इंतखाब होगा। डोगर साहब हो, अगर उनका ट्रांसफर हो जाता है, चाहे वो गुलहसन औरंगजेब साहब हो, चाहे वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हो, उन तीनों नामों में से जिस नाम का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए इंतखाब होगा, उसको फिर हल्फ जो है वो उठाना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग है कि जो एक पहला खत था उस पर 6 दस्तखत थे, दूसरा खत जो है उस पर 5 दस्तखत हैं, मियां गुलहसन औरंगजेब साहब ने दस्तखत नहीं किए हैं। तो अगर वो इन 6 के ग्रुप से अलहदा हो गए हैं और वो अब दस्तखत नहीं कर रहे तो वो चीफ जस्टिस के कैंडिडेट तो हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल मियां गुलहसन औरंगजेब साहब अभी भी चीफ जस्टिस के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो जो पहला 6 जजेस का खत था उसमें भी गुलहसन औरंगजेब साहब ने सिग्नेचर नहीं किए थे। पहले वाले 6 जज में अरबाब ताहिर साहब के सिग्नेचर थे। अरबाब ताहिर साहब उस 6 जजेस के लेटर के सिग्नेटरी थे। अब जो 5 जजेस का लेटर आया है उसमें जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने सिग्नेचर नहीं किए, यानी 6 जजेस में से अगर कोई जज कम हुआ है, अब 5 जजेस जस्टिस अरबाब है साहब ने, वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब है जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, वो बलोचिस्तान से यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज लगे थे, उन्होंने इस मर्तबा जो है जजेस के लेटर के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए हैं। उसकी क्या वजह है? लोग सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं किए? उनकी वजह फिर हम अगर अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो उनके साथ अब नहीं जाना चाह रहे थे, उनको शायद जज के ट्रांसफर के ऊपर कोई एतराज नहीं था, और वो शायद समझ रहे हों कि आइन का आर्टिकल 200 बड़ा वाज़े है और ये सदर पाकिस्तान का अख्तियार है, सदर पाकिस्तान इस अख्तियार को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इस आईनी अख्तियार को जो है शायद जज साहब ये भी समझते हों कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड भी करार नहीं दिया जा सकता, और माजी की मिसालें भी मौजूद हैं। अच्छा, नहीं, इमरान जो सरफराज कोर्ट के जज बने थे, इमरान जो सरफराज डोगर साहब हैं वो मोहसिन कियानी साहब से सीनियर हैं। जी बिल्कुल, सरफराज डोगर साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जज बने थे जून 2015 में, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने थे दिसंबर 2015 में। तो 6 माह का फर्क है। 6 माह उनकी सीनियरिटी जो है सरफराज डोगर साहब की वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब से अबव है। अच्छा, इस तरह वो नंबर 1 पे आ जाएंगे जो ही वो आएंगे तो सीनियरिटी में। जी बिल्कुल, इस तरीके से अगर वो ट्रांसफर होते हैं तो वो आमिर फारूक साहब के बाद सीनियरिटी में जो है वो अव्वल नंबर पे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब हमारे साथ बात करने का। साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे करप्शन की और फ्रॉड केसेस की। जो पाकिस्तान की आवाम है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करती है, पैसे अच्छे खासे लगाती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के हाथ में कुछ नहीं आता है। और ये करप्शन के केसेस, फ्रॉड के केसेस इस हद तक बढ़ गए हैं कि नैब की कारकर्दगी पर यकीन करें एक सबसे बड़ा सवालिया निशान कि नैब कर क्या रही है। करप्शन और फ्रॉड केसेस के हवाले से सबसे पहले मैं मुजम्मिल साहब आप ही के साथ बात करना चाह रही हूँ कि सब आवाम बड़ी परेशान रही है। पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि लोग इन्वेस्ट कर देते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, फिर वो इन्वेस्टमेंट डूब जाती है और कोई जगह नहीं है जहाँ आकर आप लोगों को दादरसी हो सके, लोगों की सुनवाई हो सके, आप बात कर सकें। अदालतों में कई साल मुकदमे चलते हैं, दीवानी मुकदमात हैं, हाउसिंग सोसाइटी के फ्रॉड्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हैं, कंपनियां जो हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे खुले फ्रॉड कर रहे हैं, इश्तिहार देती हैं, पैसा लगाएं, मुनाफा देंगे, फिर उसके बाद डूब जाती हैं। फ्रॉड कंपनीज हैं। तो एक बहुत किस्म का फ्रॉड जो है वो सोसाइटी में इस वक्त मौजूद है और कोई नैब के अलावा कोई इदारा नहीं है जो इसको पकड़े। और नैब के ऊपर भी ऐसी कानून साजी हुई है कि अब वो उनका बहुत लिमिटेड स्कोप रह गया है इसको पकड़ने के हवाले से। पिछले दिनों भी नैब लाहौर में आपको याद है हमने बात की थी कि 71 अरब रुपए की एक सेटलमेंट रिकवरी भी करवाई गई थी लोगों की, जिसमें कुछ 6,900 लोगों की को प्लॉट्स दिए गए थे। अच्छा, अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ना तो फिर एक नैब में हम चूंकि ये चीज़ इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि माशरे में फ्रॉड बहुत है और लोगों को समझ नहीं आ रही क्या करें पाकिस्तान। तो आज नैब में एक खुली कचहरी हुई नैब लाहौर में और वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने ना अपनी जाके फ्रॉड के हवाले से शिकायत नैब लाहौर में जमा कराई। तो हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो आप नैब में जाके शिकायत कर सकते हैं। आप नैब के दफ्तर जाएं, दफ्तर जाके शिकायत कर सकते हैं। एक इदारा मौजूद है जहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल क्राइम की शिकायत कर सकते हैं। तो उस हवाले से नैब ने क्या क्या किया है उस पर हम आज बात करना चाहते हैं। और मैं ख्याल है डीजी नैब ने भी उस हवाले से लाहौर जो नए आए हैं एहतराम डार साहब, उन्होंने कोई बात की है जी, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिर उस पर तबसरा। जी, नैब के दरवाजे आप लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं। आप अपनी कंप्लेंट किसी भी वक्त नैब में कर सकते हैं। हमारा ईमेल भी मौजूद है, वहाँ पर भी पोर्टल मौजूद है, वहाँ पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बड़ा आसान वाज़ेह हदायत है जनाब चेयरमैन साहब की तरफ से कि जहाँ पर ये अवाम नास के साथ धोखाधड़ी है और लोगों के साथ फ्रॉड है, जहाँ पर करने वाले लोगों को धोखा दे रहे हैं कि केसेस को हम प्रायोरिटी देते हैं। और ख़ास तौर पे जो मेगा स्कैंडल्स हैं जिसमें जैसे बड़ी हाउसिंग स्कीम्स हैं या ऐसे लोग जो पॉन्जी स्कीम्स हैं जो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती हैं और बाद में फ्रॉड करके और ऐसा लूट के भाग जाती हैं, उनके खिलाफ हम बड़ी तेज़ी से कार्रवाई करते हैं। जनाब चेयरमैन साहब की हिदायत पर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हर केस में बना दिया है जिसमें उनकी प्रोग्रेस आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो भी ये देखना चाहिए कि ऐसी हाउसिंग स्कीम जो अप्रूव नहीं है या ऐसे कारोबार जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते या कारोबार नहीं है जिनके पीछे वो सिर्फ एक पेपर के ऊपर कारोबार कर रहे होते हैं या दफातर बना के कर रहे हैं, हमें उनसे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। 300 के करीब मुतासिरीन आज गए थे और हमने देखा भी है टेलीविजन स्क्रीन पर कि जिस तरह वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी वो कर सकते हैं। थोड़ा पब्लिक को एंगेज कर रहे हैं। नैब आपका अपना इदारा है। नैब अब कोई नहीं मानता नैब हमारा, अब नैब आपका अपना इदारा है और इसके दरवाजे हर शहरी के लिए खुले हैं। अब हाँ, आज उन्होंने भी काफ़ी ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। मतलब जो सोलर पैनल्स के कंपनी है जिसने सोलर पैनल्स के नाम पे फ्रॉड किया है। एक कोई फार्मा कंपनी है जिसने कोई बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल के नाम पर पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। लोग मुतासरीन हैं और वो लोगों ने जाकर ना नैब में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। हमने कुछ जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई उन मुतासरीन से भी बात की है वो भी सुनवाते। जी, डीजी साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की है कि आप लोगों का बेशक अभी उतने क्लाइंटेज नहीं भी है, मगर आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का केस स्टार्ट किया जाएगा और हम आप हुई रकम को वापस। टाइम आई हूँ, सियालकोट से आई हूँ, ठीक है, और ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमने अपनी कंप्लेंट बता दी है तो उम्मीद है कि ये हमारा रिकवरी करवाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है, लोग उम्मीद से ही जाते हैं ना, लेकिन रिकवरी होगी। उम्मीद से लोगों को रिकवरी क्या है कि मेरे डूबे हुए पैसे मुझे वापस मिल जाए। लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। वो कोई भत्ते की रिकवरी की तो बेचारी बात नहीं कर रही है। खातून है, उसकी जमा पूंजी लूटी गई है, उसको कोई समझ नहीं आ रही वो कहाँ जाए। तो वो आज इस खुली कचहरी में आई है और उसने अपनी दरख्वास्त दी है और उसको उम्मीद है कि शायद नैब से मेरी जमा पूंजी जो लूटी है वो वापस आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि जाकर अगर उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो शिकायत दर्ज कराएं। और जैसे एहतराम डार साहब ने कहा है हमारे दरवाजे खुले हैं,
तो फिर लोगों नैब का इदारा तो अगर डार साहब के एहतराम डार साहब के दरवाजे खुले हैं तो लोगों को उन खुले दरवाजों को इस्तेमाल करना चाहिए। चले कम से कम ये लेबल तो हटेगा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब यूज होता है, तो आम लोगों को इंसाफ देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव, हम बड़ी नेगेटिव चीजें भी देखते हैं, हाँ, तो ये हमने इसलिए डिस्कस किया, लोगों की अवेयरनेस है, जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ है या वो समझते हैं वो जल्दी जाएं, देर ना करें, फौरी जाएं, नैब के दरवाजा खटखटाएं, जाकर वो अपना वहाँ पे कर सके। आज उन्होंने अपनी एक प्रोग्रेस भी जारी की है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ कंपनियों के नाम है, हम नया पीका एक्ट भी आ गया है, कंपनियों के एडवर्टाइज नहीं कर सकते, हम उनके फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते कि इन्होंने फ्रॉड किया है, वो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा आगे चलते हैं। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की थोड़ी सी आपस में नहीं, पीपल्स पार्टी नून लीग की लड़ाई नहीं चल रही है, पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की लड़ाई चल रही है। हाँ, ये कह लें, चलें स्पेसिफिकली, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट था और वाकई पंजाब में जितनी तरक्की हुई है, सिंध में तो दूर दूर तक उस तरक्की का ते भी नजर नहीं आता। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वजाहती वीडियो ले लेगी सिंध गवर्नमेंट और फिर आपकी वीडियो आ जाएगी कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो मजाक में बात की थी। देखें, अगर आप ये बात करेंगी ना, फिर आपको वजाहती वीडियो भी जारी करनी पड़ेगी उस जिम्मेदारी से बात करें। नहीं, मैं आपको, अगर आपकी वजाहती वीडियो आ गई और बिलावल साहब को फिर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, और बिलावल साहब कहेंगे कि आपको ऑन एयर चुगली लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो रह चुकी हूं वहाँ के, तो हालात यकीन करें, कानों को हाथ लगा तो बहुत बुरे हालात हैं। मरियम नवाज ने पहले क्या ट्वीट किया? मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और वाकई उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो पंजाब ही है पाकिस्तान का पहला सूबा जिसने इंट्रोड्यूस कराया। शर्जील मेमन साहब जी उतरते हैं मैदान में और कहते हैं जी कि मैडम सीएम, इट्स गुड टू नो दैट आफ्टर सिंध पंजाब इज द सेकंड प्रोविंस, के मतलब हम सिंध ने सबसे पहले किए हैं और उसके बाद पंजाब आता है। फिर अज़मा बुखारी साहब आई है मैदान में, अब आप बताएं कि उन्होंने क्या कहा। बुखारी साहब ने क्या कहा? उनकी माजरत के साथ समझ नहीं आ रही आजकल आप लोग इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं। पहले ताजिरों के मजाक में की गई गुफ्तगू पे उनको बुलाकर झाड़ पिलाते हैं और अब ये कर रहे हैं। वैसे ऑरेंज लाइन, 3 मेट्रो, स्पीडो बसेस, इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद ये अगला कदम है। वैसे सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल और कहानी फिर सही हकीकत कह रही है। देखिए, मैं इसको कैसे देखता हूँ, दो हुकूमतें कारकर्दगी पे लड़ रही हैं, सियासी लड़ाई तो नहीं है। वो कहती हैं हम इलेक्ट्रिक बसेज लाए हैं, वो कहते हैं हम पहले लाए हैं, वो कहते हैं हम स्पीडो लाए हैं, ऑरेंज लाइन लाए हैं, वो कहते हैं हम पिंक बसेज लाए हैं। देखें, हुकूमतों के दरमियान कारकर्दगी की लड़ाई तो बहुत अच्छी लड़ाई, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर पंजाब और सिंध के दरमियान कारकर्दगी का, परफॉर्मेंस की कंपटीशन है और वो एक दूसरे से परफॉर्मेंस पे लड़ रहे हैं, तो फिर मुझे और आपको तो खुश होना चाहिए। हमें तो, हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि हुकूमतें परफॉर्मेंस की बजाय बयानियों की लड़ाई शुरू कर देती हैं सियासतदान। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक बसें लाए हैं, वो कहते हैं हम आपसे पहले लाए थे, वो कहते हैं हम इलेक्ट्रिक बाइक्स भी लाए हैं, हम ये भी लाए हैं, वो कहते हैं आप भी इससे बेहतर काम करके दिखाएं। मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव कंपटीशन और इस कंपटीशन हमें इसे इनकरेज करना चाहिए कि सब हुकूमतों को आपस में कारकर्दगी पर लड़ाई करनी चाहिए, सियासी लड़ाई की बजाय। आप इलेक्ट हुए हैं, आपका काम है कौम की खिदमत करना, आप परफॉर्मेंस दिखाएं। अगर आपको है कि हमने बेहतर काम किया आप बताएं, लेकिन वजाहती वीडियोस भी नहीं जारी होनी चाहिए। लेकिन बिलावल साहब ने भी तो ताजिरों से जो बात करके अजीब व गरीब कहा ना, वो भी ठीक नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कभी कुछ कहा है? इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। मतलब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।